बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस लॉस को। हालांकि गैस लॉस तो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसमें बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमें लॉस के डेरिवेशन को समझने जा रहे हैं, किस तरीके से हम ड्राइव करें, हम किस तरीके से रिलेशन ड्राइव करें बॉयल्स लॉ का, किस तरह से ड्राइव करें हम रिलेशन चार्ल्स लॉ का। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो डेरिवेशन के हवाले से है। हमें स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखनी है आज के लेक्चर के अंदर, हमें डेरिवेशन समझनी है, किस तरीके से हमें बॉयल्स लॉ को ड्राइव करना है, किस तरीके से हमें चार्ल्स लॉ को ड्राइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन गैस लॉस की। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ी है कि एज वी नो दैट काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर। इसे कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन या प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। यानी आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होता है वो इसके इक्वल होता है, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर। जबकि यहाँ पर P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉ का मतलब डेंसिटी है और V का मतलब स्पीड है। किसकी स्पीड है? मॉलिक्यूल्स की स्पीड है। तो ये तो हो गई प्रेशर की इक्वेशन। अब हम फर्दर बात करते हैं इसके आगे। जब हम इसके आगे देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि रॉ यहाँ पर डेंसिटी है, तो ये डेंसिटी किसके इक्वल होती है? तो हम जानते हैं कि डेंसिटी बेसिकली रॉ का मतलब यहाँ पर डेंसिटी है, और डेंसिटी दरअसल दो चीज़ों के रेशो का नाम है। और वो दो चीज़ें क्या हैं? अगर मुझे इस मार्कर की डेंसिटी पता करनी तो मुझे पता करने का तरीका क्या होगा? मुझे इस मार्कर का मास देखना पड़ेगा और मुझे इस मार्कर का वॉल्यूम देखना पड़ेगा। यानी इस मार्कर का मास और जो वॉल्यूम का रेशो होगा उसे डेंसिटी कहा जाएगा। तो यहाँ पर भी हम डेंसिटी की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम मास और वॉल्यूम का रेशो लेंगे, मास और वॉल्यूम का रेशो लेंगे। अब किसका मास? तो इसका मतलब हम डेंसिटी निकाल किसके रहे हैं? हम डेंसिटी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैस की, तो इसका मतलब हम डेंसिटी भी किसकी निकालेंगे? गैस की। अब गैस का मतलब क्या है? बहुत सारे काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमें मास भी किसका लेना पड़ेगा? मॉलिक्यूल्स का। क्योंकि हम पूरी गैस की डेंसिटी की बात करें, इसका मतलब हमें मास भी तमाम के तमाम मॉलिक्यूल का लेना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करें तो मास उसका m होगा, और वॉल्यूम ये V है, और V का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसके अंदर गैस मौजूद है, हमें वो वॉल्यूम लेना होता है। जबकि यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल का मास हो तो m लिखेंगे, अगर दो मॉलिक्यूल होंगे तो 2m लिखेंगे, तीन मॉलिक्यूल होंगे तो 3m लिख देंगे। यहाँ पर हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल हैं, तो इन जनरल अगर हम बात करें तो हमें कितने मॉलिक्यूल की बात करनी होती है? n मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा NM/V। याद रहे, यहाँ n का मतलब मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, m का मतलब मास है ऑफ वन मॉलिक्यूल, और v का मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब हम इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 कुछ ये हो जाएगी कि नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो अब आप इक्वेशन 1 को कुछ इस अंदाज में लिख सकते हैं। और वो अंदाज क्या है? हमने डेंसिटी की तो बता दिया कि डेंसिटी का एक्सप्रेशन ये होता है। तो अब हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 1/3, और साथ में लिख देंगे हम V स्क्वायर। मैंने अभी डेंसिटी नहीं लिखा क्योंकि डेंसिटी किसके इक्वल होता है? NM/V के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NM/V। तो ये मैंने बेसिकली डेंसिटी की जगह पर डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब क्योंकि याद रहे यहाँ पर ये V स्पीड के लिए आ रहा है और ये वाला जो V आ रहा है वॉल्यूम के लिए आ रहा है, तो वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है। अगर वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर जाकर फिर ये जब जगह इसकी चेंज होगी तो ये क्योंकि डिवीजन में था, राइट साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे जाके ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम यानी इनका प्रोडक्ट है, जबकि राइट साइड पे मौजूद है हमारे पास 1/3 NM/V स्क्वायर, ये मौजूद है हमारे पास राइट साइड पर। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम। अब इसको फर्दर अगर हम इस डेरिवेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो हमें देखें यहाँ पर नज़र आ रहा है m का मतलब मास मॉलिक्यूल का, V का मतलब स्पीड मॉलिक्यूल की स्पीड। ये जो मास और स्पीड का स्क्वायर है दरअसल ये एक फॉर्मूला कंप्लीट करता है। और ये कौन सा फॉर्मूला कंप्लीट करता है? तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्योंकि हाफ mv स्क्वायर, अगर यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो mv स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी के। तो अब हम इस इक्वेशन को, जो कि इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं।
सो इक्वेशन नंबर 2 कैन बी मॉडिफाइड एज, तो इक्वेशन 2 की जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो कैन बी मॉडिफाइड एज, तो इक्वेशन 2 की जो मॉडिफिकेशन है वो कुछ ये हो जाएगी हमारे पास कि पहले तो लिखा था पी अभी भी हम लिखेंगे पी इक्वल्स टू 1/3 के बाद n के बाद हम लिख देंगे यहाँ पर mv², लेकिन mv² किसके इक्वल है, तो इसका आंसर है जो हमारे पास mv² है, mv² इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। तो मैं mv² की जगह पर लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिकली किसकी जगह पर आ रहा है, ये mv² की जगह पर आ रहा है। अब उसके बाद हम जानते हैं ये 2 और ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 1 2, जबकि यहाँ लिखा है n और ब्रैकेट में लिखा है काइनेटिक एनर्जी एवरेज। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी एवरेज की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज होती है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज अगर हमें पता करनी हो, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पता करनी हो एवरेज, तो उसको डिटरमिन करने का तरीका कुछ ये होता है 3 डिवाइडेड बाय 2 kT। अगर गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी पता करनी तो एनर्जी पता करने का तरीका है 3/2 kT। यहाँ पर k का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t का मतलब टेम्परेचर है। तो अब हम ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर काइनेटिक एनर्जी एवरेज को रिप्लेस करते हैं। सब्स्टिट्यूट जब करेंगे हम तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये हो जाएगी, नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 को कुछ इस अंदाज में लिखने की कोशिश करेंगे। काइनेटिक एनर्जी एवरेज की जगह पर हम लिख देंगे PV इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू n, जबकि काइनेटिक एनर्जी एवरेज किसके इक्वल है, 3/2 kT के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3/2 k और साथ में t आ गया, जो सिमिलर है हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 और 3 से हमने 3 को कैंसिल कर दिया। अब रह क्या गया हमारे पास, तो रह गया हमारे पास PV इक्वल्स टू NKT, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। तो अब तक हमने यहाँ पर डेरिवेशन गैस लॉस की ड्राइव तो नहीं की है, अभी तक कोई लॉ का नाम नहीं आया, ना बॉयस लॉ का ना चार्ल्स लॉ का नाम आया, लेकिन फिलहाल हमने एक एक्सप्रेशन बनाया जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर के इक्वल है। तो अब हम बात करते हैं लॉस की डेरिवेशन के हवाले से। अभी फिलहाल हमने एक इक्वेशन ड्राइव कर दी, हम इसी इक्वेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद मुख्तलिफ लॉस को ड्राइव करेंगे। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं बॉयस लॉ के हवाले से कि बॉयस लॉ की डेरिवेशन क्या होगी। तो बॉयस लॉ को ड्राइव करने से पहले जब हम बॉयस लॉ के रेफरेंस की बात करते हैं तो बॉयस लॉ की जो डेरिवेशन, बॉयस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कुछ ये होती है कि गैस को अगर आप एक्सपेंड कर देंगे तो गैस को एक्सपेंड करने के बाद उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और अगर आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस जो है कंप्रेस हो जाएगी। मतलब इस चीज़ का ये है कि गैस का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो इसी बात को जब हम बॉयस लॉ की इस बात को देखते हैं तो ये बात कुछ ये होती है कि PV यानी बॉयस लॉ के हवाले से अगर देखा जाए तो बॉयस लॉ कुछ यूँ लिखा जाता है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखने की कोशिश की जाती है बॉयस लॉ के अंदर। ये बॉयस लॉ है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, इसे बॉयस लॉ कहते हैं। हमें ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना है कि PV इक्वल टू कांस्टेंट कैसे आएगा। अगर हमने ये बता दिया कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, इट मीन्स हमने ड्राइव कर लिया कौन सा लॉ, बॉयस लॉ ड्राइव कर लिया। हमारे पास आंसर तो आया है PV इक्वल टू NKT, हमें ड्राइव क्या करना है, PV इक्वल टू कांस्टेंट ड्राइव करना है। हमें याद रहे यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो गैस का मास है और इसके अलावा कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी ऐसी चीज़ें जिसको आप तब्दील नहीं कर सकते इस लॉ के अंदर। तो इसका जवाब है ना आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं और ना ही आप मास को चेंज कर सकते हैं, इसे हम कांस्टेंट कह रहे हैं। तो अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 को ही वहाँ से कॉपी करते हैं। सो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को, और इक्वेशन 4 को यूज़ करते हुए PV इक्वल्स टू NKT, ये इक्वेशन थी हमारे पास 4 वाली, और हम उसको यहाँ ये प्रूफ करने जा रहे हैं हम इसको। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें राइट साइड पे तो कांस्टेंट लिखना है। अब ये राइट साइड पे लिखा हुआ क्या है, पहले उसके हवाले से देखते हैं। यहाँ पर T लिखा हुआ राइट साइड पे, तो ये T का मतलब है यहाँ पर टेम्परेचर, और हम जानते हैं कि बॉयस लॉ के अंदर टेम्परेचर क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। इसका मतलब ये तो होगी हमारे पास कांस्टेंट। ये क्यों कांस्टेंट कर रहे हैं हम, क्योंकि हम बॉयस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। बॉयस लॉ के अंदर टेम्परेचर वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता। जबकि K का मतलब यहाँ पर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
तो ये भी कांस्टेंट है, यानी ये भी चेंज नहीं हो रहा। जबकि n का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हम जानते हैं गैस का क्योंकि मास कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये भी हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो इक्वेशन नंबर 4 है उसकी राइट साइड पर n भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा तो जब ये सारे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब जवाब भी हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि स्टेटमेंट है बॉयस लॉ की, जो कि स्टेटमेंट है बॉयस लॉ की। तो बॉयस लॉ के हवाले से हमने देखा कि किस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर आता है। याद रहे हमने इन सबको कांस्टेंट क्यों अज्यूम किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट इसलिए अज्यूम किया है क्योंकि बॉयस लॉ के स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट किया है। अब हम बात करते हैं बॉयस लॉ के बाद सेकंड लॉ की, और बॉयस लॉ के बाद जिस लॉ की हम बात करने जा रहे हैं वो लॉ है चार्ल्स लॉ। तो अब हम डिस्कस करते हैं चार्ल्स लॉ के हवाले से। तो चार्ल्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो ये तो हमने बॉयस लॉ डिस्कस किया, अब हम बात करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ की जो एक्सप्रेशन है वो ये है, ये तो बात करता है प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन की। जब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की तो चार्ल्स लॉ दरअसल रिलेशनशिप है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, यानी गैस को अगर आप गर्म करना शुरू कर देंगे तो गर्म करने पर गैस फैलना शुरू हो जाएगी, अगर आप गैस को कूल डाउन करेंगे तो गैस का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये दरअसल वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है, जिसको हम यूँ लिखते हैं V/T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको हम यूँ लिखते हैं V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं हम, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का प्रोडक्ट रेशो कांस्टेंट के बराबर होता है। कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ पर देखें वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हमें प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। अब हम अपनी इसी इक्वेशन को रेफरेंस देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 4 को रेफरेंस देंगे और इसी को कॉपी करते हुए इस इक्वेशन की मदद से हम चार्ल्स लॉ को ड्राइव करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने देखा कि इक्वेशन 4 हमारे पास थी PV इक्वल्स टू NKT, इक्वेशन 4 ये रही। हमें ड्राइव क्या करना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो लेकर आना है। यहाँ पे वॉल्यूम तो आ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं आ रहा, तो क्योंकि टेम्परेचर मल्टीप्लाई में तो हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पर, तो ये हो जाएगा PV/T इक्वल्स टू NK। हमें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो चाहिए था, यहाँ पर तो वॉल्यूम प्रेशर भी आ रहा है, क्योंकि प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये V/T इक्वल्स टू NK/P। अब यहाँ पर जब हम इन पैरामीटर्स के हवाले से देखते हैं तो यहाँ पर n, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये कांस्टेंट होते हैं। जब k की मतलब की अगर हम बात करें तो k का यहाँ पर मीनिंग है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है। जबकि p की बात करें तो यहाँ पर p कांस्टेंट, पिछली बार p कांस्टेंट नहीं था, उसकी वजह क्या थी, हम बॉयस लॉ की डेरिवेशन कर रहे थे। इस बार हम किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ के अंदर जो है प्रेशर को, p का मतलब प्रेशर है, और चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट के हवाले से प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, जबकि n, जब मैं n की बात करूँगा तो n भी यहाँ पर कांस्टेंट है, बात हो चुकी है पिछले डेरिवेशन के अंदर, यहाँ पर n कांस्टेंट था, जबकि k का मतलब एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड पर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो सब की सब कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि V/T वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमने डेरिवेशन ड्राइव कर ली चार्ल्स लॉ के हवाले से। पिछली डेरिवेशन में हमने प्रूव किया कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, ये लॉ कहलाता है बॉयस लॉ। इसमें हमने देखा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है वो कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट कौन है, ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये कांस्टेंट यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने गैस के बॉयस लॉ को भी ड्राइव कर लिया हमने, और इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर जो है हमने गैस के बॉयस लॉ के अलावा चार्ल्स लॉ के हवाले से हमने बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से मुलाकात होती है।